डियर स्टूडेंट्स, आई एम नागेंद्र पंडित और आज हम बताने जा रहे हैं आपको आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म देखिए, ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म के बारे में आज हम लोग डील करेंगे। और ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म, आइसो मीन्स होता है सेम, मेरोस मीन्स होता है पार्ट और यूनिट विद रिस्पेक्ट टू मोलिकुलर फॉर्मूला और वेट। इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे two or more than two compounds having same molecular formula but different their structural formula and or physical or chemical properties are called isomers। और इस तरह का फिनोमेनन जो है वो कहलाएगा आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल पेंटेन। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो तीन स्ट्रक्चर बनेगा। एक नॉर्मल, इसका स्ट्रक्चर तीन तरह का होगा। एक नॉर्मल पेंटेन, इसको नॉर्मल पेंटेन कहेंगे। दूसरा आइसोपेंटेन, और एक होगा तीसरा नियोपेंटेन। तो वैसा सभी स्ट्रक्चर जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो या प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो उसको आइसोमर्स कहेंगे, आइसोमर्स। और इस तरह का फेनोमेनन कहलाएगा आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म को कैसे क्लासिफाई किया गया है। आइसोमेरिज्म को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल मीन्स, स्ट्रक्चर को फिर से क्लासिफाई किया गया है चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटा मेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो मीन्स होता है स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि मोलिकुलर फॉर्मूला जिसका सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर जिसका डिफरेंट हो उसको क्या देंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस तरह का फेनोमेनन कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब हुआ कि जिसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट, इसका मतलब हुआ अरेंजमेंट। यहां दो पार्ट में बांटेंगे इसको स्टीरियो को। एक को कह देंगे कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरा कहलाएगा कन्फॉर्मेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। कन्फिगरेशनल के अंतर्गत आएगा दो पार्ट, एक वाला जियोमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल को हम लोग जनरली सिस एंड ट्रांस के टर्म में पढ़ेंगे, सिस ट्रांस, और ऑप्टिकल आर एस कॉन्फ़िगरेशन।
तो लोग बारी बारी से एक एक करके हम लोग देखेंगे। और कन्फर्मेशनल को फिर हम बांटेंगे, एक हो गया कॉन्फ़िगरेशनल और फिर कन्फर्मेशनल। तो दोनों कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल में क्या अंतर है? कॉन्फ़िगरेशनल का मतलब हुआ जिसका अरेंजमेंट डबल बॉन्ड या कोई सॉलिड पार्ट या स्टीरियो सेंटर के अबाउट अगर अरेंजमेंट चेंज होता है तो कॉन्फ़िगरेशनल कहलाएगा। और अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू दो कार्बन का रोटेशन के चलते अगर चेंजिंग होता है तो उसको कह देंगे कन्फर्मेशनल। ये कन्फर्मेशनल हो गया ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड। और कॉन्फ़िगरेशनल में रोटेशन जो ये अरेंजमेंट जो होगा वह डिफरेंट होगा अबाउट सॉलिड पार्ट या फिर डबल बॉन्ड या फिर स्टीरियो सेंटर। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके चेन आइसोमेरिज्म क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या है। तो हम लोग बेहतर समझने के लिए चेन और पोजिशनल को दोनों को एक साथ समझते हैं। इसको मिटाते हैं। चेन और पोजिशनल को दोनों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, हेक्सेन। हेडिंग लिखेंगे चेन एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये दोनों के लिए हम लोग एक ही एग्जांपल देखेंगे, C6H14 यानी कि हेक्सेन। हेक्सेन का स्ट्रक्चर जो होगा वह 5 बनेगा। पहला C 6 कार्बन और साथ में इसका हाइड्रोजन भी देंगे। दूसरा CH3 CH2 CH2 CH CH3 और फिर CH3। तीसरा CH3 CH CH3 CH CH3 और फिर CH3। फोर्थ CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3 और पांचवा जो होगा वो CH3 CH CH3 और फिर CH2 CH3। यानी टोटल स्ट्रक्चर जो होगा 5 है ना। ये हेक्सेन का 5 स्ट्रक्चर होगा। अब पांचों कैसे देखेंगे कि चेन और पोजिशनल क्या है। तो एक तरफ हम लिखते हैं चेन के बारे में और एक तरफ लिखते हैं पोजिशनल के बारे में। पोजिशनल तो चेन के लिए कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन आर डिफरेंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन आर डिफरेंट। यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन सेम होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन आर सेम। बी यहां देखेंगे पोजीशन में और में भी मोलिकुलर फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डिफरेंट होगा।
डिफरेंट। इस केस में देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, और एक और कंडीशन होगा कि पोजीशन ऑफ ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट। पोजीशन ऑफ ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट। पोजीशन ऑफ ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कौन चेन है और कौन पोजिशनल है। इसको पहचानने के लिए ये फर्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो फर्स्ट में कार्बन का संख्या है 6, पैरेंट चेन में कार्बन का संख्या 6 है, जबकि सेकंड में कार्बन का संख्या पैरेंट चेन में कार्बन का संख्या 5 है। इसमें पैरेंट का 4, यहाँ पर पैरेंट कार्बन 4, यहाँ पर पैरेंट कार्बन 5। तो हम लोग देखेंगे कि पहला के रिस्पेक्ट में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सभी का सभी चेन आइसोमर है। सेकंड के रिस्पेक्ट में थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों चेन आइसोमर है। क्योंकि ये तीनों में देख लेते हैं, लेकिन 5 चेन आइसोमर नहीं होगा। 5 चेन आइसोमर सेकंड का नहीं होगा क्योंकि दोनों में कार्बन का संख्या 5 है। थर्ड में देखेंगे, थर्ड के रिस्पेक्ट में सेम सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, 5 नहीं होगा। फोर्थ के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, सेकंड और फिर फर्स्ट, सेकंड और फिर एक 5। थर्ड, फोर्थ के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, सेकंड और फिर 5, ये तीनों चेन आइसोमर होगा। थर्ड चेन आइसोमर नहीं होगा। और थर्ड के रिस्पेक्ट में चेन आइसोमर जो होगा सेकंड, फर्स्ट और फिर 5 होगा। 5 फोर्थ चेन आइसोमर नहीं होगा। 5 के रिस्पेक्ट में देखें तो 5 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड नहीं होगा, थर्ड और फिर फोर्थ, ये चेन आइसोमर्स होगा। इसमें देखें तो सेकंड के फर्स्ट के रिस्पेक्ट में चेन आइसोमर पोजिशनल आइसोमर्स एक भी नहीं होगा। सेकंड के रिस्पेक्ट में 5 और थर्ड के रिस्पेक्ट में 4, ये आपस में चेन आइसोमर्स, ये पोजिशनल आइसोमर्स, ये पोजिशनल आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स का और भी एग्जांपल देखेंगे। हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। पेंटेन 6 कार्बन है और रिमेनिंग में 5 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन और 4 कार्बन पैरेंट चेन में है। इसीलिए ये आपस में फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सभी चेन आइसोमर है। सेकंड के रिस्पेक्ट में थर्ड को छोड़कर बाकी सब चेन आइसोमर है। थर्ड के रिस्पेक्ट में फोर्थ को छोड़कर बाकी सभी चेन आइसोमर्स हैं। पोजिशनल के लिए हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी 5 है। 5 कार्बन पैरेंट चेन में है और इस ब्रांच का पोजीशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक इसी तरह से 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4
ये दोनों में पोजीशन चेंज है, 2 ब्रांच सेकंड पर है और इसमें दो ब्रांच जो है 2 और थर्ड पर है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें चेन आइसोमर्स को न्यूक्लियर आइसोमर्स भी कहते हैं या स्केलेटन आइसोमर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका कार्बन पैरेंट चेन में सेम होता है। तो अब लोग एक और एग्जांपल देखें, जैसे मान लेते हैं ये है साइक्लोपेंटेन और यही लिखेंगे ऐसे, इसको क्या देंगे मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। दोनों आपस में चेन आइसोमर है। कार्बन का संख्या यहां पैरेंट चेन में 5, यहां पर पैरेंट चेन में 4, इसलिए दोनों आपस में है चेन आइसोमर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन के केस में अगर देखें तो पोजीशन हो गया 1 2 3 और यहां पर 1 2 3 4। इसका हो गया 1 और 3 डाइमिथाइल पोजीशन और यहां पर 1 और 4 डाइमिथाइल पोजीशन। तो ये दोनों का पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए ये कहलाएगा पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स। तो अब हम लोग देखते हैं चेन आइसोमर्स और उम्मीद करते हैं चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स आप लोग पहचान लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं चेन और पोजिशनल के बाद फंक्शनल। अगर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन OH फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अगर चेंज होता है तो यह भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म ही कहलाता है। पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स ये भी कहलाएगा पोजिशनल आइसोमर्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म नाम से ही क्लियर है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो उसको कह देंगे फंक्शनल आइसोमर्स। और ये इस तरह का फेनोमेनन कहलाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल 3 कार्बन का है, इसका नाम है प्रोपेनल और जो कि एक अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड। और फिर लिखेंगे COCH3, इसका नाम है प्रोपेनॉन, जो कि कॉमन नेम लिखते हैं एसीटोन। क्या है? कीटोन। इसमें फंक्शनल ग्रुप है CHO और यहां पर फंक्शनल ग्रुप है CO। तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, यानी कि दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा सेम होगा, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से देखते हैं कि आइसोमर्स जो होगा यह कहलाएगा फंक्शनल आइसोमर्स और इस तरह का फेनोमेनन कहलाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो डिफरेंट
कंपाउंड्स में हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला हो गया बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, फर्स्ट, सेकंड, अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CN, अल्डिहाइड और कीटोन का CnH2n और फिर O। इसका जनरल फॉर्मूला होगा दोनों के लिए CnH2n + 2 और फिर O। अगर हम 4 कार्बन का एग्जांपल देखें, C4H10O, तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका नाम है ब्यूटेन 1ऑल या 1 ब्यूटेनॉल। और फिर लिखेंगे CH3 CH2 CH2O CH3, तो इसका नाम है मिथॉक्सीप्रोपेन, मिथॉक्सीप्रोपेन। देखिए यह जो है ईथर है और ये हो गया अल्कोहल और फिर ये ईथर। ये दोनों के बीच में भी आपस में फंक्शनल ग्रुप का चेंजिंग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के लिए C4H10O है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है, इसलिए ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आएगा। और इसमें एग्जांपल हो गया अल्कोहल और ईथर के बीच में, फिर अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के बीच में भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। और फिर अल्कीन डाइइन और फिर अल्काइन के बीच में भी बना सकते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। इस प्रकार साइनाइड, आइसोसाइनाइड, तो डिफरेंट तरह का फंक्शनल आइसोमर्स हम लोग बना सकते हैं। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो उसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। और इस तरह का फेनोमेनन कहलाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल थर्ड, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। इसका फॉर्मूला होगा COOH और इसका फॉर्मूला होगा COOR। यहां पर R होगा, यहां पर R और R डैश। तो देखते हैं दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन। इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, CH3 एग्जांपल CH3 CH2 COOH, इसका नाम है प्रोपानोइक एसिड। और आप देखें CH3 COOCH3 और इसका नाम है मिथाइल इथेनोएट, एक ईस्टर और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो C3H6 और फिर O, यानी कि जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n और O2, where n may be 2, 3, 4, 5 etc। इस प्रकार से हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में जाने। तो नेक्स्ट देखते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के बारे में देखें,
मेटामेरिज्म। इसको डिफाइन किया गया है कि पोजीशन जो होता है फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट होता है, साथ ही साथ वैसा कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। Two or more than two compounds having same molecular formula but different arrangement of number of carbon atom on either side of functional group are called metamers or and phenomenon is known as metamerism। जैसे एग्जांपल देखें तो CH3 CH2 CH2O CH3, और फिर देखें CH3 CH2O CH2 CH3, ये दोनों में डिफरेंस जो है 3 कार्बन और 1 कार्बन, और यहां पर देखें 2 कार्बन और फिर 2 कार्बन। इसको कह देंगे मिथॉक्सीप्रोपेन, मिथॉक्सीप्रोपेन, 1 मिथॉक्सीप्रोपेन, और इसका नाम हो जाएगा इथेन। दोनों में कार्बन का संख्या जो होगा 3 कार्बन, और यहां पर होगा 1 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन 2 कार्बन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2O CH3, और एक देखें CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन और 4 कार्बन, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला देख लीजिए, इस केस में C5H12O और यहाँ पर C4H10O। तो यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला जो ईथर का होगा वही होगा, दोनों ईथर ही है, लेकिन दोनों में पोजीशन ऑक्सीजन का जो पोजीशन है, दोनों तरफ कार्बन का संख्या डिफरेंट है, तो इस तरह का आइसोमर्स को कहते हैं मेटामर्स। एक और एग्जांपल के तौर पर देखें, एग्जांपल जैसे ईस्टर एंड का, ईस्टर के केस में देखें CH3 CH2 CH2 COO CH3, और एक एग्जांपल CH3 COO CH2 CH2 CH3 और फिर CH3। यहाँ पर 4 कार्बन और इसमें जो होगा 1 कार्बन, यहाँ पर देखिए 3 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन। तो दोनों साइड जो फंक्शन यह जो हो गया फंक्शन ग्रुप हो गया, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है, और इस फंक्शन ग्रुप के कार्बन की संख्या है इसमें 3 और इसमें 1, इसमें 2 और फिर 2। तो दोनों तरफ कार्बन का संख्या जो होगा डिफरेंट होगा, जिससे इसको कह देंगे मेटामर्स। आपस में ये क्या लाएगा, मेटामर्स कहलाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम का संख्या अगर डिफरेंट हो तो उसको कह देंगे मेटामर्स कह देंगे। हम लोग ये देखेंगे मेटामर्स के बाद फिर आएगा टॉटोमर्स। तो कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से टॉटोमेरिज्म जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉटोमेरिज्म इसको जनरली कहा जाता है कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैरायटी या फिर नीट के लिए। तो हम लोग ये देखें टॉटोमेरिज्म के बारे में अगर जाने तो 2 or more than 2 compounds having same molecular formula but different their functional group
और वैसा फंक्शन ग्रुप जो कि इंटर कन्वर्टिबल हो, जैसे CH3 CH2 CHO, इसका नाम हुआ प्रोपैनल। लिख, और इसका इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए इसमें अल्फा कार्बन होगा और एक हो जाएगा बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन जिसमें मौजूद रहेगा उसी में ये टॉटोमेरिन पॉसिबल है। अगर अल्फा कार्बन नहीं रहेगा तो टॉटोमेरिन पॉसिबल नहीं होगा, है ना। यहां पर हम लोग देखेंगे कैसे इसका बनता है CH3 CH8 और फिर C डबल बॉन्ड OH। और इस पे देखें CH3 CH, एक अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस की उपस्थिति में। तो हम लोग देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन हटेगा और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा COH और फिर H। इसको क्या देंगे प्रो 1 इन ऑल यानी कि प्रोपिनॉल। तो ये फॉर्मूला कीटो फॉर्म और एक इनॉल फॉर्म, और इस तरह का आइसोमर्स को कह देंगे कीटो इनॉल आइसोमेरिन और टॉटोमेरिन। तो हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे ये बना टॉटोमेरिन। इसका और एग्जांपल भी देखेंगे, जैसे मान लेते हैं CH3CO CH3, ये हो गया एसीटोन, या कह देंगे प्रोपेनॉल। तो हम लोग देखेंगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। सबसे पहले तो सिलेक्ट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, और अल्फा हाइड्रोजन जब देखेंगे तो उसके बाद फिर अल्फा हाइड्रोजन अगर रहेगा तब ये टॉटोमेरिन पॉसिबल है, अदरवाइज टॉटोमेरिन पॉसिबल नहीं है। तो और टॉटोमेरिन के लिए इसके बाद फिर अगर देखें दूसरा CH2 डबल बॉन्ड फिर COH और CH3, यह कीटोनिक फॉर्म हो गया, कीटो फॉर्म हो गया, और ए हो गया इनॉल फॉर्म। इसका नाम होगा प्रो 1 इन 2 ऑल यानी प्रोपिनॉल। तो दोनों हम लोग देख रहे हैं कि एक कीटो फॉर्म में है और एक इनॉल फॉर्म में है। तो इस तरह का आइसोमर्स को कह देंगे टॉटोमर्स कह देंगे, और इस तरह का फेनोमेनन कहलाएगा टॉटोमेरिज्म। तो अब हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म, कैसे हम लोग मैकेनिज्म इसका लिख पाते हैं, किस तरह से टॉटोमेरिज्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोथ साइडेड एरो दिखाएंगे। बोथ साइडेड एरो इसलिए दिखाएंगे क्योंकि यह जो होता है इंटर कन्वर्टिबल होगा। अगर इंटर कन्वर्टिबल नहीं होगा तो 80% फंक्शन आइसोमर्स होगा, और अगर इंटर कन्वर्टिबल होगा फंक्शन ग्रुप तो इसको कह देंगे स्पेशल टाइप हो जाएगा, जो कि टॉटोमर्स कह देंगे, और इस तरह का फेनोमेनन कहलाएगा टॉटोमेरिज्म कहलाएगा। तो डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर इंटरकन्वर्टिबल फंक्शन ग्रुप्स आर कॉल्ड टॉटोमर्स, and the phenomenon is known as टॉटोमेरिज्म। देखिए जैसे एग्जांपल देखें, अभी हम लोग देखे थे एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जो कि कन्वर्ट कर रहा था, जैसे H प्लस के उपस्थिति पे CH3 OH
और CH2, या ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। ये कीटो फॉर्म हुआ और ये हुआ इनॉल फॉर्म। कैसे कन्वर्ट करता है H प्लस या OH माइनस के उपस्थिति में, यानी कैटलिस्ट की उपस्थिति में। तो सबसे पहले इस पे ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट होगा टॉटोमेरेज के केस में। जैसे लिखते हैं, सबसे पहले जानेंगे अल्फा। ये अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति की वजह से ही टॉटोमेरेज पॉसिबल है। तो देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 प्लस H प्लस। अगर H प्लस का अटैकिंग करवाते हैं यहाँ पर हुआ ऑक्सीजन, H प्लस में इलेक्ट्रॉन का कमी है, यहाँ ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हाइड्रोजन और इसके साथ जुड़ेगा CH3 CO प्लस और H CH3। इसके बाद हम लोग देखेंगे H प्लस CH2H। ये अल्फा हाइड्रोजन है, चूंकि ये अल्फा कार्बन है इसलिए अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन COH प्लस CH3। यह टूटेगा, यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऑक्सीजन की तरफ। यहां से इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पाई बॉन्ड है वह टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो ऑक्सीजन की तरफ। यहां पर बन जाएगा CH2H COH और ये जो प्लस चार्ज है वह कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ और ऑक्सीजन पे जो प्लस था वो हट जाएगा क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्लस चार्ज को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कमी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा और इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद CH2 COH और CH3 यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और साथ ही साथ H प्लस। तो यह हो गया इनॉल और ये हो गया कीटो। तो हम लोग देखें कि कीटो से इनॉल किस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है। जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि यह जो है इंटर कन्वर्टिबल है और फिर बहुत साइड रिएक्शन है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 H प्लस का अटैकिंग होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर H पर प्लस चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन का कमी है। ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। अब प्लस चार्ज होगा ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो कार्बन से लेगा एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज होगा। इसके बाद फिर हम लोग देखें तो यहाँ पर प्लस CH2 हो गया, H हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना और डबल बॉन्ड बनने के बाद हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कंप्लीट। तो यह जो होता है इंटर कन्वर्टिबल होता है और टॉटोमेरेज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। जैसे एग्जांपल अगर देखें, क्वेश्चन अगर राइज करता है जनरली तो यह कि किसमें टॉटोमेरेज पॉसिबल है, तो हम लोग देखें CH3 CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, यह अल्फा कार्बन है, यह अल्फा कार्बन है, एक बीटा कार्बन, बीटा और अल्फा कार्बन के पास अल्फा जो हाइड्रोजन होगा वो 0 होगा, इसीलिए इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर एक और एग्जांपल देखें, जैसे मान लेते हैं बेंजोल्डिहाइड CHO, इसमें यह अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन यहां पर भी 0 होगा, इसमें भी
टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। देखते हैं जैसे यहां पर डबल बॉन्ड ओ यहां पर कौन सा हाइड्रोजन है, ये ऐसे अल्फा बीटा और गामा, इसमें कौन सा अल्फा हाइड्रोजन होगा जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो टॉटोमेरिज्म के लिए। तो पहला हो गया अल्फा हाइड्रोजन, सेकंड में बीटा हाइड्रोजन, थर्ड में है गामा हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये नेमिंग किया हुआ है अल्फा बीटा और गामा, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि ये जो है कंप्लीट यहां से ऐसे डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत ही आएगा, है ना। और ये इतना जो है वो फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो कार्बन होगा या यही अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, रियलिटी यही है। और इसके वजह से ये इसका आंसर जो होगा गामा हाइड्रोजन, है ना। इंडिकेट सिर्फ किया हुआ है अल्फा बीटा और गामा, लेकिन रियलिटी क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन की तरह कौन बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर इस केस में गामा हाइड्रोजन अल्फा की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए टॉटोमेरिज्म जो होगा वह गामा हाइड्रोजन के चलते होगा, अल्फा बीटा के चलते नहीं होगा। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। और अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म, कितना परसेंटेज होगा इनॉल फॉर्म का। परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, तो ये जो हुआ डायरेक्टली डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ इनॉल content is directly proportional to stability। स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, और स्टेबिलिटी जो डिपेंड करता है वो अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन। कहने का मतलब कि अगर अल्फा हाइड्रोजन का संख्या अगर बढ़ जाता है तो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ और भी फैक्टर है, जैसे रेजोनेंस, है ना, या फिर आपका हाइपर कंजुगेशन, ये सब भी चेंज कर सकता है परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। तो सब एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल अगर देखें तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे हम बना सकते हैं दो तरह का एग्जांपल। ए, अगर इसको अल्फा हाइड्रोजन दो है, एक अल्फा और एक अल्फा बीटा, अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 माने तो अब अल्फा 1 के लिए हम लोग एग्जांपल देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड फिर COH और CH3, और अगर डी के अनुसार अल्फा 2 के अनुसार बनाएं तो CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड और फिर CH2। हम लोग इसमें अब बनने के बाद फिर देखेंगे, बनने के बाद इसमें अल्फा हाइड्रोजन अब कितना आता है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आया 6, और इसमें अल्फा ये है और फिर ये भी है, अल्फा हाइड्रोजन 6, और इस केस में यह इनॉल कंटेंट है, अल्फा हाइड्रोजन हो गया 2। इसलिए स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी तो ए का ज्यादा है देन बी,
इसलिए परसेंटेज ऑफ, अगर इनॉल कंटेंट कह देंगे, इनॉल कंटेंट, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, तो बी का कम होगा ए से, यानी ए का अधिक होगा परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बी के कंपेरिजन। अब एक जैसे कभी कभी ऐसा आ जाता है कि रेजोनेंस आ जाता है उसमें, तो रेजोनेंस अगर आ जाए या हाइपर कंजुगेशन आ जाए तो उस केस में अल्फा हाइड्रोजन को इग्नोर करते हुए हाइपर कंजुगेशन या स्टेबिलिटी जो होगा वह इसे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट को बढ़ाता है। थैंक यू।